ओके दोस्तों, तो अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। अच्छा, एंगुलर मोमेंटम क्या होती है? सबसे पहले एक सिंपल पॉइंट मास के लिए डिफाइन करते हैं, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम का जो सबसे सिंपल डेफिनेशन होता है, इट इज द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। इट इज द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। अच्छा, सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे एंगुलर मोमेंटम अबाउट अ पॉइंट, ठीक है। हमारे पास मान लो कोई भी एक पॉइंट है P, ठीक है। P इज द पॉइंट, राइट। अब यहां पर कोई एक पॉइंट मास है ऑफ मास m, ठीक है। और ये वाला मास जो है, ये वेलोसिटी v वेक्टर से हमारी मूव कर रही है। ये वाले पॉइंट के रेस्पेक्ट में मास का जो हमारा पोजीशन वेक्टर है, मान लो वो है r वेक्टर, ठीक है। ऑब्वियसली ये पॉइंट मास है, ये पॉइंट मास का तो हम लोग जो कंसीडर करेंगे केवल और केवल प्योर ट्रांसलेशन ही करने वाले हैं, ठीक है। हम लोग पॉइंट मास का जो भी हम करेंगे वो केवल और केवल प्योर ट्रांसलेशन ही देखने वाले हैं। सो इसका जो लीनियर मोमेंटम होगा, इसका जो लीनियर मोमेंटम होगा वो कितना होगा? इसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं? P वेक्टर से। दैट इज इक्वल्स टू m इंटू v वेक्टर, ठीक है। सो एंगुलर मोमेंटम क्या डिफाइंड है? वो मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। किसी भी चीज का मोमेंट कैसे लिए जाते हैं? L वेक्टर विल बी इक्वल्स टू R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर। एंगुलर मोमेंटम L वेक्टर विल बी इक्वल्स टू R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर। सो L वेक्टर विल बी इक्वल्स टू, M तो बाहर आ जाएगा, R वेक्टर क्रॉस V वेक्टर। ये है हमारा एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। दिस इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पॉइंट मास और अ प्योरली ट्रांसलेटिंग मास अबाउट अ गिवन पॉइंट, ठीक है। अच्छा, नाउ R वेक्टर क्रॉस V वेक्टर का मैग्नीट्यूड वाइज में क्या बोल सकता हूं? L का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज इक्वल्स टू mvr इंटू साइन थीटा, ठीक है। जिसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं m इंटू v साइन थीटा इंटू r, जिसको मैं सिंपली लिख सकता हूं m इंटू v परपेंडिकुलर r, ठीक है। और यहां पर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं mv इंटू r साइन थीटा, दैट कैन बी ऑल्सो रिटन एज mv इंटू r परपेंडिकुलर, ठीक है। ये है हमारा एंगुलर मोमेंटम के मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग डिफाइंड है, ठीक है। डायरेक्शन जो है वो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग डिफाइंड है। मतलब क्या है? ये हमारा था R वेक्टर, ये था हमारा V वेक्टर। R वेक्टर और V वेक्टर के बीच में एंगल जो है, दैट एंगल इज इक्वल्स टू थीटा। यहां पर जो R वेक्टर और V वेक्टर के बीच का एंगल है, दैट एंगल इज इक्वल्स टू थीटा। तो फंडा ये है, एंगुलर मोमेंटम को निकालने के लिए या तो R को दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व करो। नाउ V वेक्टर के जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है
वो कंपोनेंट जो है वो ऑब्वियसली हमारा ये है। एक पॉसिबिलिटी तो ये है। सो दिस इज द आर परपेंडिकुलर, दिस इज वी, एंड इसके बीच में एंगल जो है वो हमारा 90 डिग्री आएगा, और इसका जो वैल्यू आएगा ऑब्वियसली वो आर साइन थीटा आएगा। तो या तो हम आर को कंपोनेंट पे डिसॉल्व कर ले, या तो दूसरा पॉसिबिलिटी ये है, जो ये हमारा आर वेक्टर है, ठीक है, ये हमारा वी वेक्टर है, और अब जो है हम v को दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व करें, एक अलोंग r, एक परपेंडिकुलर टू द r। तो ये वाला जो कंपोनेंट है वो हमारा v cos थीटा है, ये हमारा एंगुलर मोमेंटम में टेक पार्ट नहीं करेगा। ये वाला जो है v sin थीटा का कंपोनेंट, जिसको हम बोलेंगे v परपेंडिकुलर, वो हमारा r पे साथ सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये वाला एंगल तो 90 डिग्री है, तो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम जो है वो आ जाने वाला है। तो अगर कोई बॉडी प्योर ट्रांसलेट कर रहा है तो अबाउट अ पॉइंट उसका एंगुलर मोमेंटम हम इस तरीके से लिख सकते हैं। एंड ऑब्वियसली फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, अगर हमारे पास बहुत सारे पार्टिकल्स हो, क्योंकि L जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, हम सिंपली लिखेंगे L वेक्टर जो होगा वो होगा समेशन mi इंटू ri वेक्टर क्रॉस v वेक्टर। L वेक्टर इज इक्वल्स टू समेशन mi इंटू ri वेक्टर क्रॉस v वेक्टर। दिस विल हैपन फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। मेरे ख्याल से ये हमें समझ में आ चुका है, ठीक है, राइट। अच्छा, अब L वेक्टर 0 कब आएगा? या तो वेलोसिटी 0 हो, या तो वेलोसिटी 0 हो, या फिर वो अगर पॉसिबिलिटी नहीं है तो v वेक्टर पासेस थ्रू द पॉइंट। हमारा जो v वेक्टर है वो अगर उस पॉइंट के थ्रू ही पास कर रहा है, यानी v वेक्टर, या फिर ऑब्वियसली बात है उसका जो लाइन ऑफ सपोर्ट है, v वेक्टर पास कर रहा है, मतलब v वेक्टर का जो लाइन ऑफ सपोर्ट है वो अगर हमारा पॉइंट को थ्रू पास कर रहा है, तो इन दैट केस उस पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो हमारा 0 होने वाला है। तो दोस्तों, अगर सिंपल सी बात है, एक पार्टिकल हमारा इस तरीके से जा रहा है विथ अ वेलोसिटी ऑफ v वेक्टर, वो इस लाइन के पैरेलल है, यहां पर है मेरा पॉइंट P, ठीक है। नाउ इसका मास जो है वो m है, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, लग नहीं रहा है बट है। अच्छा, यहां पर जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज इक्वल्स टू b, ठीक है। सो ये वाला पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? अच्छा, बाय द वे डायरेक्शन क्या होगा? r क्रॉस v। r वेक्टर ऐसा है, v वेक्टर ऐसा है, तो अगर मैं फिंगर को कर्ल करूंगा तो l वेक्टर का जो डायरेक्शन आएगा वो डेफिनेटली इनटू द प्लेन ऑफ पेपर आएगा। नाउ r वेक्टर और v वेक्टर के बीच में एंगल को थीटा मान लो, ये थीटा है तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला एंगल भी थीटा है हमारा। तो एंगुलर मोमेंटम L जो आएगा मैग्नीट्यूड वाइज कितना आएगा? m v r sin थीटा। नाउ दिस इज r, दिस इज थीटा, ये हमारा b है, तो ऑब्वियस सी बात है r sin थीटा का वैल्यू b होगा। तो एंगुलर मोमेंटम जो आएगा इस पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट दैट विल बी इक्वल्स टू mvp, ठीक है। अच्छा, ये तो था एंगुलर मोमेंटम अबाउट अ पॉइंट। अगला हम जो डिफाइन करेंगे दैट इज एंगुलर मोमेंटम अबाउट एन एक्सिस। ओके ओके,
लेट्स सी, अब हम लोग को एक एक्सिस दिया हुआ है, हम लोग को कोई भी एक एक्सिस दिया हुआ है, दिस इज द एक्सिस। यहां पर एक पार्टिकल है ऑफ मास m, इसका जो वेलोसिटी है वो है हमारा v वेक्टर, ठीक है। सो इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? गौर से ध्यान दो, जो हमारा v वेक्टर का लाइन ऑफ सपोर्ट है, जो हमारा v वेक्टर का लाइन ऑफ सपोर्ट है, ये ऑब्वियसली दिस इज अ लाइन ऑफ सपोर्ट, वो ऑब्वियसली हमारा एक्सिस के थ्रू पास कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, यहां पर जो एंगुलर मोमेंटम आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 0, यानी हम बोलेंगे इफ लाइन ऑफ सपोर्ट ऑफ v वेक्टर passes through any point on the axis, any point on the axis, then its angular momentum will be equals to 0। तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो डेफिनेटली हमारा 0 होगा, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली वो हमारा लाइन ऑफ सपोर्ट जो है उसका एक एक्सिस के एक पॉइंट के थ्रू पास हो चुका है। अच्छा, लेकिन अगर मान लो पास नहीं हो रहा है, ये दोनों हमारा आपस में मान लो पैरेलल है, ये हमारा v वेक्टर है, ये हमारा एक्सिस है, तो भी इन दैट केस ध्यान दो, गौर से ध्यान दो, L वेक्टर जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 0। द सिंपल रीजन बीइंग, जो वेक्टर है उसको मैं ऑब्वियसली यहां पर पैरेलली मूव करवा सकता हूं, तो यहां पर भी जो एंगुलर मोमेंटम आएगा अबाउट दिस एक्सिस वो तो डेफिनेटली 0 होगा, क्योंकि इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के पैरेलल पार्टिकल जो है वो हमारा मूव कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है इस एक्सिस के अबाउट इस पार्टिकल का कोई भी रोटेशनल टेंडेंसी डेफिनेटली क्रिएट नहीं होने वाला है। यानी एक बात और भी निश्चित है, इफ v वेक्टर is a parallel to the axis, then also L vector will be equals to 0। तो एक्सिस के अबाउट हमारा एंगुलर मोमेंटम कब 0 नहीं होगा? ऑब्वियस बात है, ये मान लो एक्सिस है प्लेन के अंदर बाहर, और यहां पर जो है ये हमारा v वेक्टर है, ठीक है, एक्सिस जो है वो हमारा ऐसा है, तो ऑब्वियसली v वेक्टर जो है वो ना एक्सिस के पैरेलल है, ना हमारा एक्सिस के थ्रू कोई भी पॉइंट पास करता है। तो इन दैट केस एक्सिस से जो भी हमारा पोजीशन वेक्टर है r वेक्टर, यहां पर एंगुलर मोमेंटम सिंपली आ जाएगा m इंटू r वेक्टर क्रॉस v वेक्टर विच इज डेफिनेटली नॉट इक्वल्स टू 0। तो एक्सिस के थ्रू और पॉइंट के थ्रू में ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है, बस एक्सिस के केस में ध्यान देना है, अगर वेलोसिटी एक्सिस के किसी भी पॉइंट के थ्रू पास करता है, यानी पार्टिकल अपने मोशन के दौरान एक्सिस को कहीं ना कहीं भी कट कर दे, या फिर पार्टिकल अगर एक्सिस के पैरेलली मूव करे, तो इन दैट केस हमेशा उस एक्सिस के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम हमारा होने वाला है दैट विल बी इक्वल्स टू 0। ओके, नाउ मूविंग ऑन। तो
तो प्योर ट्रांसलेशन के केस में हम लोग एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन कर दिए हैं। तो अब हम लोग डिफाइन करेंगे एंगुलर मोमेंटम इन केस ऑफ प्योर रोटेशन। ठीक है, कोई एक बॉडी का अगर प्योर रोटेशन हो रहा है तो इन दैट केस उसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कितनी होने वाली है। लेट्स सी, काफी सिंपल है ये केस। क्या है, अगर मान लो मेरा ये सिंपल एक्सिस है, एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन में गोल गोल घूम रहा है। ठीक है, एक सिंपल पॉइंट मास के लिए देखते हैं। ये मास है m, पार्टिकल जो है वो एक्सिस के अबाउट ओमेगा वेक्टर से गोल गोल घूम रहा है। ठीक है, सो कोई भी जनरल इंस्टेंट पे मान लो ये है इसका r वेक्टर, v वेक्टर तो कुछ इस प्रकार का होगा। ठीक है, सो v वेक्टर में क्या लिख सकता हूं, दैट इज इक्वल्स टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। ये तो हम जानते हैं पहले से। सो एंगुलर मोमेंटम L वेक्टर विल बी सिंपली इक्वल्स टू, मैं क्या लिख सकता हूं, दैट विल बी इक्वल्स टू m इंटू r वेक्टर क्रॉस v वेक्टर। ये तो मैं लिख सकता हूं, एंड दैट कैन बी रिटन एज m इंटू r वेक्टर क्रॉस ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। तो यहां पर कितना आएगा, m, यहां पर पहला टर्म क्या आएगा, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट से r डॉट r इंटू ओमेगा वेक्टर प्लस r डॉट ओमेगा माइनस r डॉट ओमेगा इंटू r वेक्टर। ठीक है, सो L वेक्टर इक्वल्स टू m इंटू r स्क्वायर ओमेगा वेक्टर माइनस m इंटू r डॉट ओमेगा इंटू r वेक्टर। Now mr square is nothing but the moment of inertia, so L vector will be equals to I into omega vector minus m into r dot omega into r vector। In general ये हमारा एंगुलर मोमेंटम होता है इन द केस ऑफ प्योर रोटेशन। अच्छा, अब हम लोग एक स्पेशल केस के बारे में बातचीत करेंगे। इफ रोटेशन is occurring about a principal axis। अच्छा, प्रिंसिपल एक्सिस मतलब एक सिंगल रोटेशन के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, 99.99% केस जो हम लोग अपने सिलेबस में डील करेंगे वो हम प्योर रोटेशन के रिगार्डिंग ही बातचीत करेंगे। तो अगर रोटेशन जो है वो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट हो रहा है, हम यहां पे बोलते हैं, ये टर्म क्या है वो हम बाद में डिफाइन करेंगे। व्हाट इज द रोटेशन अबाउट प्रिंसिपल एक्सिस, व्हाट इज रोटेशन अबाउट मल्टीपल एक्सिस। मैंने 3D रोटेशन बोल के एक पार्ट बनाया हूं अलग से, उस पार्ट पे जाके चेक कर लेना। बट हमारे जो फिलहाल काम के लिए है प्रिंसिपल एक्सिस के रोटेशन के अबाउट r वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द ओमेगा वेक्टर। यहां पर जो ओमेगा वेक्टर होगा दैट विल बी आइदर अलोंग प्लस k कैप और माइनस k कैप, जबकि r वेक्टर हमारा हमेशा
XY प्लेन पे लाई करेगा, तो इस वाले स्पेशल केस में r डॉट ओमेगा will be equals to 0. r dot omega will be equals to 0. Therefore, L vector will come out to be equals to I into omega vector. This is true for any simple rotation. This is true for any simple rotation. ठीक है, अभी दिमाग मत लगाना, लेकिन एक बात ध्यान रखना, क्या एल वेक्टर हमेशा ओमेगा वेक्टर के डायरेक्शन पे होता है? जवाब है जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता है। हो सकता है अगर मल्टीपल रोटेशंस इन्वॉल्व हो। फॉर एग्जांपल आईआईटी ने भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, अगर मान लो कोई एक बॉडी रोटेट भी कर रहा है और साथ ही साथ वो कोई एक पॉइंट के चारों तरफ गोल गोल भी घूम रहा है, यानी उसका रोटेशन और रिवोल्यूशन दोनों अगर हमारा इन्वॉल्व हो, तो इन दैट केस एंगुलर मोमेंटम ओमेगा वेक्टर के डायरेक्शन पर नहीं होगा। बट लेट्स फॉरगेट अबाउट दैट केस। इन केस ऑफ प्योर रोटेशन जो हमारा एल वेक्टर होगा वो हमारा आई वेक्टर, आई इंटू ओमेगा वेक्टर होने वाला है। ये हम लोगों ने एक पॉइंट मास के लिए डिफाइन किए थे। अदरवाइज इन जनरल भी अगर हम बात करें, ठीक है, इन जनरल भी अगर हम बात करें यहां पर, तो भी बहुत सिंपल सी केस है। एल वेक्टर क्या होता है? एल वेक्टर इज इक्वल्स टू समेशन एम आई इंटू आर आई वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, दैट इज एम आई इंटू आर आई वेक्टर क्रॉस ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर आई वेक्टर। एंड यहां पर अगेन मैं ओमेगा डॉट आर आई को मैं 0 मानता हूं, सो दैट विल बी इक्वल्स टू समेशन एम आई आर आई स्क्वायर इंटू ओमेगा वेक्टर। ये आ जाएगा क्योंकि ओमेगा डॉट आर आई को 0 मानते हुए। So that will be equals to omega vector into summation mi ri square, and summation mi ri square is nothing but the moment of inertia. So L vector will come out to be equals to I into omega vector. तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने 3 चीज डिफाइन कर दिए थे। एक है अगर प्योर ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट अ पॉइंट क्या होता है, और एंगुलर मोमेंटम अबाउट एन एक्सिस क्या होता है, और इन द केस ऑफ प्योर रोटेशन हमारा एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों ने पूरी तरीके से बातचीत कर चुके हैं। ओके, तो दोस्तों व्हाट हैपेंस अगर रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों साथ में हो रहा है, यानी एंगुलर मोमेंटम फॉर बोथ ट्रांसलेटिंग एंड रोटेटिंग बॉडी। ठीक है, बॉडी हमारा ट्रांसलेट भी कर रहा है और बॉडी साथ में हमारा रोटेट भी कर रहा है। इन दैट केस क्या होगा, लेट्स सी। सपोज करो हमारे पास कोई एक ट्रैक है, ठीक है, राइट। यहां पर एक बॉडी जो है, वो वाला बॉडी, उसका सेंटर ऑफ मास जो है वो हमारा v वेक्टर से मूव कर रहा है। सेंटर ऑफ मास जो है वो हमारा VCM वेक्टर से मूव कर रहा है, और साथ ही साथ ये यहां पर इसका एंगुलर वेलोसिटी जो है वो है हमारा ओमेगा वेक्टर। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया about the
सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू आई। नाउ सपोज करो यहां पर हम लोगों का एक पॉइंट है P। P जो है वो बॉडी के बाहर है, तो कैलकुलेट L वेक्टर अबाउट पॉइंट P। हमें L वेक्टर निकालना है अबाउट पॉइंट P, तो वो हम किस तरीके से निकालेंगे इसके बारे में हमारा क्या विचार है। सो दोस्तों ध्यान देना, L वेक्टर अबाउट पॉइंट P एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इज इक्वल्स टू, मैं इसका प्रूफ नहीं दे रहा हूं, L वेक्टर अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस L वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास अबाउट पॉइंट P। यानी क्या हुआ, दिस इज द एंगुलर मोमेंटम, दिस इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी अबाउट सेंटर ऑफ मास। और ये वाला जो टर्म है, दिस इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास अबाउट पॉइंट P। इसका प्रूफ मैं बाद में दे रखा हूं, अभी फिलहाल के लिए उसकी कोई जरूरत नहीं है, अभी इतना तो फिलहाल मान लो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जो कोई भी बाहरी पॉइंट के अबाउट P मस्ट बी आउटसाइड द बॉडी। ध्यान देना, बॉडी पर ही अगर पॉइंट है तो वो इस तरीके से काम नहीं करता है, तो P मस्ट बी आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, समझ में आया? इसका प्रूफ जो है वो तुम लोग खुद ट्राई कर सकते हो। ठीक है, क्या होगा इसमें, यहां पर अगर हम ध्यान दें, सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो हमारा L अबाउट सेंटर ऑफ मास होगा, दैट विल बी नथिंग बट I इंटू ओमेगा वेक्टर। ठीक है, और वो किस डायरेक्शन में है, अगर हम ध्यान दें, ये इस तरीके से घूम रहा है, तो ये डेफिनेटली हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेंटर ऑफ मास अबाउट पॉइंट P क्या आएगा, यहां पर जो भी हमारे पास है, सेंटर ऑफ मास का मान लो पॉइंट P से जो पोजीशन वेक्टर है वो है R वेक्टर। सो ये है हमारा R वेक्टर, ये हमारा VCM वेक्टर है। सेंटर ऑफ मास पे उसको मैं एक पॉइंट मास की तरह ट्रीट कर सकता हूं, वही तो सेंटर ऑफ मास का फंडा था। तो M इंटू R वेक्टर क्रॉस V वेक्टर, और R क्रॉस V अगर मैं लेता हूं तो ये भी मैं देख सकता हूं, ये हमारा क्लॉकवाइज होगा। तो जो हमारा L वेक्टर अबाउट पॉइंट P होगा, दैट विल बी I ओमेगा वेक्टर M इंटू R वेक्टर क्रॉस V वेक्टर। ओके दोस्तों, तो इसका एक रफ प्रूफ जो है उसके बारे में देखते हैं। तो हमारे पास मान लो कोई भी एक जनरल बॉडी है, ठीक है, इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो मेरा यहां पर है, ये हमारा है सेंटर ऑफ मास। ठीक है, नाउ सेंटर ऑफ मास में यहां पर कोई भी एक पॉइंट है, मान लो हमारे पास है MI। ठीक है, सेंटर ऑफ मास जो है वो उसका है MI। सेंटर ऑफ मास जो है वो मेरा
ओरिजिन लिया हूं, तो सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर है वो है हमारा 0. दिस इज द पॉइंट P. ये है हमारा R वेक्टर. लेट अस डिनोट इट बाय RC वेक्टर, सेंटर ऑफ मास का यहां से पोजीशन वेक्टर. एंड यहां पर इसके अबाउट जो ith पार्टिकल है उसका इसके अबाउट वेक्टर को मैंने ले लिया RIC वेक्टर. ठीक है. अच्छा, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आएगा? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आएगा? दैट विल बी इक्वल्स टू, मान लो VC वेक्टर and velocity of a point about center of mass is equals to, मान लो VIC वेक्टर. ये मैंने मान लिया. तो उस पार्टिकल का जो नेट वेलोसिटी होगा V वेक्टर, VI वेक्टर, that will be simply VC वेक्टर प्लस VIC वेक्टर. ये मैंने डायरेक्टली लिख सकता हूं. ठीक है. और इसका जो मेरा वेक्टर होगा, पोजीशन वेक्टर, इसका अगर मैं देखूं, दैट इज इक्वल्स टू RI वेक्टर. इफ आई सी दैट, तो RI वेक्टर जो आएगा, RI वेक्टर विल बी सिंपली इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? RC वेक्टर प्लस RIC वेक्टर. राइट. ये हमारे पास आ जाएगा. वहां का मास है MI. तो मैं पूरा सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम L वेक्टर जो लिख सकता हूं, दैट इज समेशन MI RI वेक्टर क्रॉस VI वेक्टर. ये तो मैं लिख सकता हूं. एंड इसको अगर मैं खोल देता हूं तो समेशन MI, नाउ RI को मैं लिख सकता हूं RC क्रॉस प्लस RIC क्रॉस VC प्लस VIC. ये मेरे पास आ जाएगा L वेक्टर. एंड नाउ इसको अगर मैं खोल देता हूं तो ये 4 टर्म में स्प्लिट होगा. MI RC क्रॉस VC, पहला टर्म ये आएगा, प्लस समेशन MI RC क्रॉस VIC प्लस MI RIC क्रॉस VIC प्लस MI RIC क्रॉस VC. ये 4 टर्म में हमारा स्प्लिट हो जाएगा. अच्छा, इसके अंदर अगर हम ध्यान दें, जो हमारा पहला वाला टर्म है, ये हमारा कितना है? RC क्रॉस VC एनी हाउ कांस्टेंट है, तो समेशन MI आएगा, दैट इज द टोटल मास ऑफ द सिस्टम कैपिटल M यहां पे जो आएगा समेशन MI क्रॉस RIC क्रॉस VIC. ये हम जानते हैं दिस इज द I अबाउट सेंटर ऑफ मास. ये तो हम लोग जानते ही हैं पहले से ही. ठीक है. ये वाला टर्म के बारे में तो हम जानते हैं, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास. तो ये दोनों टर्म तो समझ में आ गया है. अब ये दोनों टर्म का अगर हम देखें तो
ये वाला टर्म आएगा समेशन MI RIC क्रॉस VC। एक काम करो, इसको डिवाइडेड बाय M कर दो और मल्टीप्लाई बाय M कर दो, द टोटल मास। ठीक है, अब मैंने यहां पे I लिख दिया था, वो L है, सॉरी। और लास्ट ये अगर मैं टर्म देखूं तो यहां पे RC वेक्टर को बाहर कर दो, MI इंटू VIC, ये हमारा टर्म आ जाएगा ना। यहां पर अगर हम देखें तो M इंटू VC जो है वो सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम है, तो दैट विल बी इक्वल्स टू सेंटर ऑफ मास का लीनियर मोमेंटम अबाउट दैट पॉइंट प्लस बॉडी का लीनियर एंगुलर मोमेंटम अबाउट द सेंटर ऑफ मास प्लस यहां पर अगर हम ध्यान दें, दिस इज M इंटू RCM वेक्टर क्रॉस VC वेक्टर, बट सेंटर ऑफ मास का जो हम लोगों ने पोजीशन वेक्टर लिए हैं वो तो हमारा जीरो वेक्टर है, वो तो हमें लेना ही पड़ेगा। एंड लास्ट में प्लस RC इंटू क्रॉस सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो हमारा सिस्टम का लीनियर मोमेंटम है। देखो, सेंटर ऑफ मास हमेशा जीरो मोमेंटम रेफरेंस होता है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट बॉडी का लीनियर मोमेंटम हमेशा जीरो ही होता है, क्योंकि जो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी है ट्रांसलेशन में तो उतना ही वेलोसिटी हर पॉइंट को मिलता है, तो ये वाला टर्म जो है ये भी हमारा जीरो है और ये जो टर्म है वो भी हमारा जीरो है। तो नेट पे हम लिख सकते हैं द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम अबाउट एनी पॉइंट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो जो हम लोगों ने पहले किए थे उसका एक प्रूफ हम लोगों ने यहां पर दे चुके हैं। क्या प्रूफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? नहीं, प्रॉब्लम सॉल्विंग में तो ये फाइनल रिजल्ट ही काम आएगा हमारा, लेकिन फिर भी एक बार के लिए प्रूफ देख लो क्या किया गया है। ठीक है, समझ में आ जाए बढ़िया, नहीं समझ में आए ट्राई करो समझने का, ना ही आए छोड़ दो। प्रॉब्लम में एज सच हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, अनलेस अनटिल हम एडवांस के बारे में बात कर रहे हैं, वहां पे ये सब कंसेप्चुअल बातों पे हमें ध्यान रखनी पड़ती है। एंगुलर मोमेंटम को हम लोगों ने इस पॉइंट पे आके फॉर्मली डिफाइन कर चुके हैं। तो क्या क्या मिसकॉन्सेप्शन हमारे दिमाग से दूर कर लेना पड़ेगा? एंगुलर मोमेंटम हमेशा ओमेगा वेक्टर के अलोंग होता है। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता है। इस चीज के बारे में तो हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं, वो स्पेशल केस था। अगर सिंपल रोटेशन अबाउट अ प्रिंसिपल एक्सिस है तो इन दैट केस होगा, लेकिन अगर रोटेशन और रिवोल्यूशन दोनों साथ में हो रहा है तो इन दैट केस नहीं होगा। उसके अलावा हमारे दिमाग पे और क्या क्या होना चाहिए? प्योर ट्रांसलेशन में एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट एंड अबाउट एक्सिस। प्योर रोटेशन के केस में हमारा एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंड फाइनली अगर बॉडी ट्रांसलेट और रोटेट दोनों कर रहा है तो कोई एक बाहरी पॉइंट के अबाउट हमारा एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। इन सब चीजों के बारे में हमने बातचीत कर चुके हैं। एक चीज के बारे में मैं अभी फिलहाल बातचीत नहीं करूंगा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम अगर हमारा पॉइंट जो है वो बॉडी के ऊपर ही लाई करता है तो दैट इज वेरी वेरी टफ। लेट्स फॉरगेट अबाउट दैट फॉर सम टाइम। अच्छा खासा टाइम के लिए उसको भूल जाते हैं। ठीक है, ओके। नाउ रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या था? दैट वाज द एक्सटर्नल फोर्स। तो सिमिलरली अगर हम
रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम निकालने जाए, ठीक है, क्या लिख सकता हूं मैं? दैट विल बी गिवन बाय डीएल वेक्टर बाय डीटी। तो अगर मान लो प्योर रोटेशन का केस है, दैट विल बी आई इंटू ओमेगा वेक्टर, एंड आई इंटू ओमेगा वेक्टर अगर हम ध्यान दें दैट इज नथिंग बट सॉरी, आई को तो बाहर निकाल दो, प्रोवाइडेड मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं बदल रहा है, डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा वेक्टर, सो दैट विल बी इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा वेक्टर, एंड वी नो दैट इज इक्वल्स टू द एक्सटर्नल टॉर्क। तो बॉडी अगर प्योर रोटेशन में है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम हमारे पास आ गया है, द एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाइड। सिमिलरली अगर मान लो मैं dl बाई डी टी निकालूं, दैट इज d बाई डी टी m इंटू r क्रॉस v, तो क्या आएगा? dr बाई डी टी क्रॉस v वेक्टर प्लस r वेक्टर क्रॉस dv बाई dt। सो यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा? dr क्रॉस dt, v वेक्टर क्रॉस v वेक्टर, r वेक्टर क्रॉस a वेक्टर। नाउ v क्रॉस v इज 0, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? m इंटू r क्रॉस a, दैट इज r वेक्टर क्रॉस ma वेक्टर, but ma is nothing but the force applied, so this is equals to r cross f, that is equals to torque। यानी मैं यहां से बोल सकता हूं rate of change of angular momentum, rate of change of angular momentum is equals to, क्या लिख सकता हूं मैं? rate of change of angular momentum is equals to the external torque applied। कोई बॉडी के ऊपर एक्सटर्नली मैं जितना टॉर्क अप्लाई करूंगा वही हमारा बॉडी का रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम होने वाला है। तो बिल्कुल हमारा ट्रांसलेशनल मोशन के साथ ही यहां पर भाईचारा चल रहा है। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम जैसा कि हमारा एक्सटर्नल फोर्स होता है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम हमारा एक्सटर्नल टॉर्क होता है। ओके, तो स्पेशल केस, इफ टाउ वेक्टर इज इक्वल्स टू 0, तो dl बाई dt जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 0। और यहां से मैं सिंपल इंटरप्रिटेशन निकाल सकता हूं, जो l वेक्टर जो होगा दैट विल बी अ कांस्टेंट। यानी मैं क्या बोल सकता हूं, जैसे कि हम लोगों ने बोले थे इन द केस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इफ एक्सटर्नल torque is equals to 0, then the angular momentum of the system, angular momentum of the system is conserved। ओके, इस चीज को हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम।
इसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है। सो एंगुलर मोमेंटम का बेसिक डेफिनेशन, बेसिक थ्योरी हम लोग यहां पर कर चुके हैं। ठीक है। सो मेरे ख्याल से, उम्मीद है यहां पे हमें समझ में आ चुका है जो क्या क्या डिफरेंट चीजें हैं जिनके ऊपर हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। एक चीज और बाकी है, दैट इज कॉल्ड द एंगुलर इंपल्स। बट पहले हम लोग थोड़ी देर यहां तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख जाते हैं एंड उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स एंगुलर इंपल्स। ओके।